अस्सलामुअलैकुम। आपको जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशात में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और जारी रहेगी वो खुसूसी कवरेज जिसमें तमाम तर अहम खबरें जियो न्यूज़ आपके सामने ला रहा है। इस्लामाबाद दुनिया का सफारतकारी का सबसे बड़ा मरकज़ बना हुआ है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अपने वफ्द के साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हो चुकी है। इससे पहले ईरानी वफ्द पहुंच चुका था पाकिस्तान और अब आगे बढ़ने के लिए इंतज़ार किया जा रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। अब तक जो हो चुका है उसकी तफसील जियो न्यूज़ मुसलसल आपके सामने ला रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की जो मुलाकात है उसमें अहम इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। हम ताज़ा तरीन हालात मालूम करेंगे आपके लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज अकबर, इस वक्त लेटेस्ट क्या है इस्लामाबाद से? जुनैद, देखिए, एक तो लेटेस्ट इस वक्त ये है कि तमाम वफूद आपको जैसे मालूम भी है कि तमाम वफूद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और दोनों वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हो चुकी है। अहम मुलाकात जो है वो अभी कुछ देर पहले जो वज़ीर आज़म हाउस की एलामिया के मुताबिक जेडी वेंस से हुई। उनके साथ जो दीगर उनके वफ़द के अरकान थे उनसे भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और उसी दौरान ये गुफ्तगू भी हुई कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है अमन के लिए। इसके साथ साथ अब जो मुज़ाकराती अमल है वो अपने इस वक्त बिल्कुल करीब पहुंच चुका है कि किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। इस हवाले से तमाम तैयारियां जो है जुनैद वो मुकम्मल हैं और जो वेन्यू है वो पहले से ही बिल्कुल रेडी कर लिया गया था। इसके साथ साथ जो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको भी यकीनी बनाया गया है, कॉर्डन किया गया है रेड जोन को, एक्सटेंडेड रेड जोन को। जो मीडिया है ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए खुसूसी तौर पर कन्वेंशन सेंटर में मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तमाम जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है उनको वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। जिस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, अब ये प्रोसेस आज आपको पता है कि आज ये प्रोसेस होना है। इस हवाले से दोनों वफूद जो है वो मकामी जो यहाँ पर होटल है जहाँ पर वेन्यू है वहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी वक्त ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। साथ साथ बाकी जो तमाम तैयारियाँ हैं वो भी मुकम्मल की गई हैं। इस्लामाबाद में जुनैद, आपको जैसे पहले भी हमने रिपोर्ट किया कि जुड़वा शहरों और अपने इस्लामाबाद को इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने छुट्टी दे रखी है। यहाँ पर तमाम तर कारोबारी मराकज़ और दफ्तर और तमाम तर जितने भी तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो जो है आज के दिन के लिए उनको मुअत्तल रखा गया है ताकि जो हमारे आने वाले मेहमान हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी कारोबारी किसी ज़रूरत से किसी ने बाहर निकलना है तो वो अगर छुट्टी ना होती तो फिर रोड्स के ऊपर लोग तंग होते, रश होता, लोगों को इंतज़ार करना पड़ता मूवमेंट के दौरान। तो इसलिए इंतज़ामिया ने जो है वो छुट्टी दे रखी है ताकि लोग जो है अपने घरों में बैठकर इस प्रोसेस को देखें और इस प्रोसेस को विटनेस भी करें, क्योंकि हिस्टोरिकल इस वक्त मोमेंट है। पाकिस्तान को ये जो है वो इस वक्त ये एजाज़ हासिल हुआ है कि दो ममालिक की जो बड़ी लड़ाई है उसमें अपने मीडिएटर का रोल अदा करते हुए सुलह की तरफ इनको लेके जा रहा है। साथ साथ ये भी आपको बताते जाएँ कि जो यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो भी जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बाहर तैयार है। इस्लामाबाद पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी है, रेंजर साथ साथ दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो कि इस वेन्यू को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं और जो हमारे आने वाले मेहमान हैं उनको फैसिलिटेट भी कर रही है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने खूबसूरती से इस्लामाबाद को सजाया हुआ है। जगह जगह पर मेहमानों के वेलकम के बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं, उनको वेलकम किया जा रहा है। जिस रास्ते से इन मेहमानों ने आना था, ये आए हैं, उसको खूबसूरती से सजाया गया है, फूलों से, दीगर चीज़ों से, ताकि एक अच्छा इमेज जाए इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का। और जो कि एक वैसे ही इस्लामाबाद अपना एक मकाम रखता है खूबसूरती के लिहाज से। इस दौरान जो कि ना सिर्फ ये दो ममालिक के वफूद हैं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ पर आई है, जो कि वज़ीर ख़ारजा ने वीज़ा फ्री कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं वीज़ा लेने की, उसका इंतज़ार करने की, आप आएँ। और वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो एक डेस्क कायम किया गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, उनको फैसिलिटेट किया। बड़ी तादाद में ना सिर्फ इन दो ममालिक से बल्कि दीगर ममालिक से बहुत बड़ी तादाद में साफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काफ़ी
खुश भी हैं, जिनको ना सिर्फ रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक अच्छा इमेज दिखाया जा रहा है, बल्कि उनको मुकम्मल तौर पर लुक आफ्टर भी किया जा रहा है मीडिया सेंटर के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से खुसूसी इक़दामात की शटल सर्विस जो है वो शुरू की गई है, उनको वेन्यू तक ले जाके उनकी हिफाजत को, सेफ्टी को भी यकीनी बनाया गया है। तो जो है तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल है, बस ये प्रोसेस आज होना है, किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इस प्रोसेस को जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जाए, ताकि पाकिस्तान का नाम, जो इस वक्त पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ उनकी नज़रें हैं, जो कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मार्का करने जा रहा है। दो ऐसे ममालिक की लड़ाई जो कि शायद इसका अंजाम काफ़ी बुरा होता, ना सिर्फ दो ममालिक के लिए बल्कि इस पूरे रीजन के लिए, जिसका इम्पेक्ट जो है पिछले एक महीने से तमाम लोगों ने झेला है, ताकि उन्होंने एनर्जी क्राइसिस हो गया, पेट्रोल क्राइसिस हो गए, तमाम वो चीज़ें जो कि लोगों को मसाइल पैदा हो रहे थे। तो इस तरफ लोगों की उम्मीदें हमारे सामने रखी है, तमाम पाकिस्तान और दुनिया में जियो न्यूज़ देखने वालों के लिए आपने ये तफसील हमारे सामने रखी है। अब ये तो समझ आता है कि बहुत सी ऐसे अहम ज़रूरी इक़दाम थे कि वफूद का पहुँचना, उनका इस्तकबाल होना, कुछ आराम करें, फिर तैयारी हो, अहम मुलाकातें हो जाएं। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है मेज़बानी कर रही है, उनसे मुलाकात होना ज़रूरी था। लेकिन साथ साथ अब इंतज़ार है इसका कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा, और सभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये नतीजा खेज़ साबित हो और इसका इख्तिताम अमन पर हो। हम आगे बढ़ेंगे, दीगर मेहमानों से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस खुसूसी नशियात में सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी फ़ख्र दुरानी शामिल होंगे। कुछ देर बाद हम जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब से भी बात करेंगे, और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल होंगे। फ़ख्र दुरानी, बहुत से मनाज़र ऐसे हैं जो पूरे पाकिस्तान ही के लिए पहली दफ़ा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जो पहली दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ़ लाई हैं। आप तो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बहुत से लोग जो इस्लामाबाद आए हैं वो इन मुज़ाकरात की अहमियत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के नाकाबिल फ़रामोश सिफारती किरदार की बात कर रहे हैं, और साथ साथ इस्लामाबाद के हुस्न और वहाँ की गई तैयारियों की भी बहुत बात हो रही है। तो आपके सुबह से क्या जज्बात हैं, और आपने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ नोट की है इस्लामाबाद में? बिल्कुल जुनेद, इस्लामाबाद इस टाइम जो है वो दुनिया का ख़ास तौर के ऊपर जो सिफारती महाज के हवाले से एक टेस्टिंग ग्राउंड बना हुआ है। और ना सिर्फ ये कि लोग जो इंटरनेशनल मीडिया है और उसके साथ साथ जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जो इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले से, हमेशा जिसने भी विज़िट किया है उसने हमेशा तारीफ़ ही की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद की खूबसूरती और तारीफ़ ये एक तरफ है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी लम्हा है और जो ये एक अचीवमेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि पाकिस्तान की जो एक असल ताकत सामने आई है वो ये है कि जब कोई दुनिया का कोई भी मुल्क ये इन दोनों जो फरीकैन हैं उनके मीडिएट करने के हवाले से आगे नहीं आ रहा था, पाकिस्तान सामने आया। और उससे भी बड़ी जो पाकिस्तान के लिए एक ताकत है वो ये कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल बना है। तो ये मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो खूबसूरती के हवाले से नो डाउट जो भी इस्लामाबाद का विज़िट करता है उसने हमेशा तारीफ़ ही की है, और वैसे भी आज तो मौसम भी इस्लामाबाद का बड़ा ज़बरदस्त है जी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान की कौम के लिए ये एक तारीखी दिन है। बहुत अहम है ये बात। शाहज़ेब खानज़ादा हमारे साथ शामिल हो गए हैं इस नशात में। शाहज़ेब साहब, हर मरहला आगे खुशसूबी से बढ़ता चला जा रहा है। अब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो चुकी है, और अगला मरहला यकीनन अब होगा कि मुज़ाकरात के अमल को शुरू किया जा सके किसी तरह से। जो नकात सामने आई हैं, अंसार अब्बासी साहब ने भी इस मुतालिक एक तफसीली खबर शाया की है। सबसे अहम क्या बात है इस वक्त, किस चीज़ की उम्मीद की जानी चाहिए? मेरी राय है दोनों इतराफ से एक पोजीशन तो ली गई जुनैद मुज़ाकरात से पहले, मगर ये वाज़े करता है कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी एफर्ट की है दोनों ममालिक को अपनी सरजमीन पर लाने में, एक ऐसे वक्त में कि जब न दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार थे, न कोई ऐसा था जो दोनों से एक साथ विद कॉन्फिडेंस बात कर सके और दोनों का उस पर कॉन्फिडेंस भी हो। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक तरफ सदर ट्रंप धमकियां निकाल रहे हों, जो कि उन्होंने कल भी दी, हालांकि जेडी वैंस का जहाज वहां से डिपार्ट कर चुका था अमेरिका से, और जवाब में ईरानियन क़यादत भी अपनी शर्तें रख रही हो कि आप दो शर्तें पूरी करें, एक तो हमारे एसेट्स को अनफ्रीज करें, और दूसरा जो है वो न्यूक्लियर के हवाले से और लेबनान के हवाले से जो है वो सीज फायर हो। दूसरा, सदर ट्रंप कह रहे थे कि आपको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलनी पड़ेगी। आज बहरहाल ट्रैफिक बेहतर है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से। पिछले जो 2 दिन थे, हालांकि सीज फायर हो गया था,
मगर दो जहाज गुजर पाए थे बुध और जुमेरात को, और कल भी कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई और ईरान ने अब तक एक नया मैप भी जारी कर दिया था परसों। मगर आज जो है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आज ट्रैफिक की रवानी बेहतर है। इसका मतलब है कि पब्लिक पॉस्चरिंग कुछ भी हो, प्राइवेटली दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, और वो जाहिर है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान वो किरदार अदा कर रहा है कि कहीं भी डायलॉग ब्रेक ना हो और ऑन ट्रैक रहे। दरमियान में ऐसे 3-4 मौके आए हैं जब लेबनान के ऊपर इसराइल ने बमबारी की कि कहीं ऑफ ट्रैक ना हो जाए डायलॉग। पाकिस्तान ने फिर इंटरवीन किया और पाकिस्तान ने फिर इस बात को यकीनी बनाया कि जो ईरान का वफ्द है वो पाकिस्तान में आए, और उसके बाद पाकिस्तान ने ये भी यकीनी बनाया कि अमेरिका का वफ्द भी पाकिस्तान में आए। तो बिहाइंड द डोर्स पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी सरजमीन दे रहा है दो ममालिक को बात करने के लिए। पाकिस्तान ने ये यकीनी बनाया है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसी खबर लीक ना हो कि जिसकी वजह से कहीं से भी ये डायलॉग डीरेल हो जाए। मगर इसमें अहम बात एक ये भी नजर आती है कि पाकिस्तान सिर्फ मीडिएटर है नहीं, जुनैद, पाकिस्तान का बाकायदा स्टेक इस डायलॉग में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, और अब से कुछ देर पहले जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बताया भी कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो वहां पर मौजूद है। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान ईरान को होस्ट कर रहा है डायलॉग के लिए ताकि पीस आ जाए, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब को का जो डिफेंस मुआहदा है उसकी पासदारी भी कर रहा है। तो पाकिस्तान की पोजीशन दरमियान में एक सेंसिटिव पोजीशन है जिसको अभी तक पाकिस्तान की क़यादत ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। जी शाजिब साहब, जिस तरह आप मुसलसल ये जंग शुरू होने के बाद अपने प्रोग्राम में भी खुसूसी जो सेगमेंट्स करते रहे हैं, क्योंकि ऐसी तफसील उसमें सामने लाई जाती रही है जो आमतौर पर सिर्फ मशरिक़ वस्ता के ही कुछ नशरियाती इदारे सामने लाते हैं। पाकिस्तान में वो मालूमात नहीं पहुँच पाती थी और उसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और तबाही होती रही है। पिछले चंद दिन तक भी लबनान में सब कुछ होता रहा है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ऐसे बहुत से वाक़यात को किसी हद तक पसे पर्दा डाला गया। वो पाकिस्तान की सिफारती कोशिश से मुमकिन हुआ। ईरान ने भी, अमेरिका ने भी, चूँकि अमेरिका भी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता ही है कि मुसलसल एक धमकी आमेज़ पैगाम का सिलसिला भी जारी रखते ही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर कह लेना चाहिए या किसी हद तक पसे पर्दा डाला गया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के ज़रिए से इस हद तक पहुँचने के लिए कि इस्लामाबाद में जमा तो हों, मुज़ाकरात तो करें, आगे बढ़ें, वहीं पे इन मसाइल का हल निकलेगा। तो यही सबसे बड़ी खुशाइन बात है कि सब कुछ इस दौरान भी होता रहा, लेकिन फिर भी दोनों वफूद पाकिस्तान खैर आफियत से पहुँच भी चुके हैं और अब मुज़ाकरात भी होंगे। जो ना सिर्फ पसे पर्दा डाला गया बल्कि कुछ स्टेप पीछे भी लिया गया। ऐसा जरूर हुआ कि जब इसराइल ने हमले किए तो सदर जेडी वेंस ने कह दिया, और फिर जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है उन्होंने भी कह दिया कि जी जो मुआहदा है उसमें लबनान शामिल नहीं है, जो सीज फायर है। और उसके बाद जाहिर है ईरान की तरफ से बहुत नाराजगी थी और ये खदशा पैदा हो गया कि ईरान मुज़ाकरात में आएगा या नहीं आएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की जो सिविल और अस्करी क़यादत है उनका सदर ट्रंप के साथ भी बराह रास्त राब्ता रहा इस सारे के सारे प्रोसेस में, और ईरान की क़यादत के साथ भी रहा, तो वहां से इस बात को यकीनी बनाया गया और अमेरिकन मीडिया में आया। फिर सदर ट्रंप ने खुद भी कह दिया कि उन्होंने नेतन्याहू को कहा है वो लबनान के ऊपर अपने जो हमले हैं उन्हें वो ना करें। उनकी तरफ से लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था से ना करें या कम करें, मगर उसके बाद अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू ने गारंटी दी है सदर ट्रंप को कि जब तक डायलॉग चल रहा है उसे डीरेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये एक गारंटी ली गई और उस गारंटी को जाहिर है जब ईरान की तरफ से देखा गया तो उसके बाद ही यकीनी बनाया गया। तो कुछ मामला ऐसे थे और कुछ बयानात ऐसे थे जिन्हें पसे पर्दा डाला गया, कुछ डाला गया, मगर कुछ इकदाम भी ऐसे थे जो लिए गए ताकि आगे बढ़ा जा सके और डायलॉग के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर आके मामला आगे बढ़ सके। आज एक और खबर आई थी कि ईरान के जो एसेट्स हैं, क्योंकि बुनियादी डिमांड थी बाकर तालिबान साहब की तरफ से कि हमारे एसेट्स को अनफ्रीज किया जाए, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि वो जो एसेट्स हैं तकरीबन $6 अरब के, जो कि 2023 में अमेरिका ने रिलीज कर रहे थे एक प्रिजनर स्वैप के तहत, वो अब नहीं, और उस वक्त नहीं किए और अब भी वो कर दिए गए हैं रिलीज। मगर फिर अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि व्हाइट हाउस ने इस बात की तरदीद कर दी है कि अमेरिका की तरफ से कोई एसेट्स अनफ्रीज नहीं किए गए हैं। क्योंकि जब ये खबर आई रॉयटर्स की तरफ से तो ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद दोनों ममालिक आमने सामने बैठकर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब ओमान मीडिएट कर रहा था दोनों ममालिक के दरमियान तो
आमने सामने वाला मामला नहीं था। जो ज्यादातर मुज़ाकरात का हिस्सा था वो इस तरह था कि ओमान एक साइड से बात करता था और फिर दूसरी साइड की तरफ पैगाम लेकर जाता था। फिर जब ब्रेक थ्रू होने वाला था तो ये इत्तला जरूर आई कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत हो रही थी, मगर उस ब्रेक थ्रू की बजाय अमेरिका ने हमला ही कर दिया इसराइल के साथ मिलकर। तो ये जब ऐसे सनफ्रीज होने वाली बात आई तो ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों ममालिक आमने सामने बैठकर बात करेंगे और बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अब उसकी क्योंकि अब डिनाइल आ गया है तो अब उम्मीद करते हैं कि इनिशियल डायलॉग में इतना ऐसा ब्रेक थ्रू हो जाए कि दोनों ममालिक सामने बैठकर बात करें और एक बड़ा एलामिया सामने आए। आपने शाजिब साहब एक्चुअली बातचीत के दौरान आपने दुरुस्त लफ्ज़ बोला, बहुत सी खबरें आ रही हैं और बहुत कुछ हम जानना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसे मामला हैं जिनके बारे में बात करना चाहते हैं। तो आपने दुरुस्त सुनाया कि पसे पुश डाला गया, कुछ मामला को पसे पर्दा रखा गया और कुछ ऐसे संगीन वाक़यात थे जिन पर रद्द-ए-अमल से गुरेज किया गया या फिर उस पर दरगुजर का रवैया अख्तियार किया गया, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होना मुमकिन हो रहा है पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान। शाजिब साहब, जो 10 पॉइंट्स यानी 10 निकात और फिर 15 निकाती प्लान की बात हो रही है, उसकी कुछ तफसील पहले भी सामने आई थी। चूँकि जो मोहम्मद बाकर कालिबाफ साहब है वो इससे मुताल्लिक समाजी राबते की वेबसाइट पर कुछ ना कुछ अपने बयानात जारी करते रहे हैं, उससे भी कुछ तफसील सामने आ रही थी। आज अंसार अब्बासी साहब ने इस मुताल्लिक एक तफसीली खबर शाया की है। उनमें सबसे ज़्यादा हम ये तो समझते हैं और आप भी इस पर रहनुमाई करते रहे, दीगर सीनियर सहाफ़ी भी पाकिस्तान के, कि ईरान के लिए तो बहुत कुछ उसमें ज़्यादा अहम है, चूँकि उनके मुल्क पर हमला किया गया, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, अली लारिजानी को शहीद किया गया, कमाल खराजी को भी शहीद कर दिया गया और भी कुछ बड़े नुकसानात का उन्हें सामना करना पड़ा है। लेकिन अमरीका के लिए शायद वो सब पॉइंट्स अहम ना हो, चंद एक इनमें से बहुत अहम हो जिसके ऊपर उनकी जानिब से इसरार किया जा सकता है। देखिए जी, अमेरिका को वही मिलेगा मैक्सिमम जो कि इस जंग से पहले भी ईरान देने को तैयार था। सर ट्रम्प बार बार कहते हैं कि जी आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते, तो उस मुज़ाकरात में शामिल जो ओमान के वजीर खारजा थे, इसके अलावा बरतानिया के जो नेशनल सिक्योरिटी चीफ हैं, वो दोनों अब बता चुके कि ईरान तो उन तमाम चीजों के लिए मान गया था और हम हैरान रह गए थे कि ईरान ने अपना जो स्टॉक फाइल है, वो जो इन्रिचमेंट है उसका ग्रेड कम करने के लिए भी वो मान गया था। यानी ईरान क्या चाह रहा था उस वक्त? ईरान चाह रहा था कि जी आप हमारे ऊपर से सैंक्शंस खत्म करें, हमारे जो एसेट्स उनको अनफ्रीज करें। अमेरिका चाह रहा था कि आप न्यूक्लियर एम्बिशन की तरफ ना जाएं। इसराइल ने और डिमांड कर दी थी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी रोल बैक करे ईरान, मगर उसके लिए ईरान तैयार नहीं था। तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। अब अमेरिका को तो वही मिल सकता है जो उन्हें पहले चाहिए था। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पहले मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान वॉर से पहले जुनैद, तो एक चीज टेबल पर नहीं थी और वो थी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, क्योंकि वो खुली हुई थी। मगर इस वक्त एक और बार्गेनिंग पॉइंट है ईरान के पास और वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। पहले अमेरिका को ये चीज नहीं चाहिए थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलें, मगर अब अमेरिका को ये भी चाहिए कि आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलें। यानी कि एक और इजाफी बार्गेनिंग पॉइंट है इस जंग की वजह से ईरान के पास, और वो इतना बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट बन गया है कि डेटरेंस बन गया है। कहा जाता था कि जी ईरान को आप न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे कि उनके पास डेटरेंस आए ये वाली, क्योंकि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये डेटरेंस बहुत बड़ी है। तो ये जब ऑन द टेबल इतना बड़ा मामला है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का, तो ये देखना होगा कि कितनी स्ट्रांग बार्गेनिंग पोजीशन के साथ अब ईरान नेगोशिएट करता है। जी शाजिद साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि हमला ईरान पर किया गया, जंग उन पर मुसल्लत की गई इसराइल और अमेरिका से, लेकिन उन्होंने जो जवाबी इक़दाम किए उसके नतीजे में उन्होंने अपने हक में बदल दिए हालात के आबनाए हुर्मुज़ पर भी अपना असर और रसूख कायम करके दुनिया को दिखाया कि क्या कुछ मुश्किलात उससे पैदा हो सकती हैं अगर ईरान के साथ तनाज़ा जारी रहता है। फिर ये बात भी सामने आ चुकी है कि आबनाए हुर्मुज़ पर जब उनका असर और रसूख, उनका कंट्रोल तस्लीम किया जाएगा तो फिर वहाँ से वो फीस या टोल भी वसूल करेंगे। और उससे मुतालिक ईरान आज नहीं कई हफ्तों पहले कह चुका है कि आबनाए हुर्मुज़ जो दुनिया के अहम तरीन आबी गुज़रगाहों में से एक है, तिजारती गुज़रगाह में से एक है, उसका फ़ैसला ओमान और ईरान मिलकर करेंगे और वो इस पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती से अपने मौक़िफ़ पर कायम नज़र आते हैं। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शाज़िब साहब ने पहले ही आपको बता दिया, इक़्तिसादी पाबंदियों की बात हो रही है तो उस पर ईरान अपने मुतालबात सामने रखेगा। लेकिन आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक सबसे ज़्यादा अहम नुकता यह है कि ईरान ने ऐसे इक़दाम करके इस सारी सूरत हाल को अपने हक़ में बदला है, जो अब अमरीका के लिए भी एक ऐसी
सूरत हाल हो सकती है जिसमें उसको एक अहम फैसला करना होगा। तो शाहज़ेब साहब, ये पाकिस्तान ही फिर इस सिलसिले में ये तमाम इक़दाम यकीनी बनाएगा कि जो दीगर हमसाया ममालिक हैं उनकी क्या सोच है इस मुतालिक, उनकी क्या समझबूझ होगी। यकीनन इस वक्त तो सबसे ज़्यादा अहम नहीं, इस वक्त तो ईरान और अमेरिका के दरमियान समझौता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए तो यकीनन दीगर जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं और पाकिस्तान का भी उनसे बहुत करीबी ताल्लुक है, उनका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होगा इसमें। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ज़ाहिर है उनका मानना बहुत जरूरी है। अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग हमें नजर आती है जुनैद, उसके मुताबिक सऊदी अरब जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है, वो ऑन बोर्ड है। जो पाकिस्तान जो भी कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान उन्हें ऑन बोर्ड लेकर कर रहा है। बाकी जो दीगर ममालिक हैं, ज़ाहिर उसमें ये नजर आया कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो चाहता है कि आपने हुर्मुज़ को बाय फोर्स खुलवाया जाए, ना कि ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए कि आइंदा कभी भी इसराइल ने हमला किया, क्योंकि इसराइल का भरोसा नहीं है तो ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा और मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला करेगा। तो ऐसे कुछ जरूर पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक हैं या पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहिए जो कि नहीं है खुश इस सारे मामले से। और मगर अब मसला ये है कि वो ममालिक अमेरिका के बहुत करीब हैं और अगर अमेरिका राजी हो जाता है तो उनके पास शायद राजी होने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। पाकिस्तान ने ये मेक श्योर किया है कि दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने की कोशिश करे, मुख्तलिफ ममालिक से भी बात की है। पाकिस्तान ने तो जो मगरबी ममालिक हैं उनसे भी बात की है, सबने पाकिस्तान की जो एफर्ट्स है उनको सराहा है। तो दीगर ममालिक अहम है, मगर क्योंकि जंग छेड़ी अमेरिका ने और हमें नजर आया कि अगर सदर ट्रंप पर इन्फ्लुएंस तो बहुत है नेतन्याहू का, मगर अगर वो कहें तो लेबनान पर कार्रवाइयां रुक जाती हैं। हालांकि 10 मिनट में 100 हमले किए, बदतरीन बमबारी की, जालिमाना बमबारी उनकी तरफ से की गई। तो अमेरिका का राजी होना और ईरान का राजी होना, इन दोनों पार्टीज का राजी होना बहुत ज्यादा अहम है। अगर ये राजी हो जाती हैं तो ये हमें नजर आता है कि बाकी जो फरीक है वो मैनेज हो जाएंगे। जी सही। फ़खर दुरानी साहब, पाकिस्तान की अहमियत से तो अब यानी कि सभी वाकिफ़ हैं जो मुल्क फ़रीक के तौर पर इसमें शामिल हैं और फिर दीगर मुल्क जिनका किसी न किसी हद तक इस फैसला साजी में कोई अमल हो सकता है या उनकी कोई मर्ज़ी हो सकती है या फिर वो ये कहें कि उनके मफाद में ये चीज़ है और उनके मफाद में किस तरह से फ़ैसला किया जाना ज़रूरी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भी क्या पिछले चंद दिन में कोई इक़दाम किए गए हैं आपकी नज़र में? क्योंकि सऊदी वज़ीर ख़जाना भी पाकिस्तान में थे, बज़ाहिर ये बताया गया कि उसका बराह रास्त इससे ताल्लुक़ नहीं है और ये भी कहा गया कि ईरानी वफ्द में भी कई अहम ऐसी शख्सियात शामिल हैं जिनका जो मुआशी इक़दाम होंगे और मुआशी असरात होंगे इन तमाम मुज़ाकरात के, वो बराह रास्त उसकी तैयारी के साथ मौजूद हैं इस वक्त में। बिल्कुल जुनैद साहब, देखें ये जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि दोनों साइड से हाई लेवल के जो डेलीगेशन आए हैं, ख़ासतौर के ऊपर अमेरिका ने जो अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा है, ये ऐसे नहीं भेजा। बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बातचीत और जो पसे पर्दा कुछ होता रहा है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। यही वजह है कि अगर आप ईरान का जो डेलीगेशन देखें उसमें वो अपने जो सेंट्रल बैंक या जो स्टेट बैंक है उनके गवर्नर को वो भी लाए हैं, फिर उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के एक अहम तरीन जो मेंबर हैं उनको लाए हैं। फिर इसके साथ साथ जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, आप अभी बात कर रहे थे लेबनान के हवाले से और सदर ट्रंप की जो एक अनप्रेडिक्टेबल जो पर्सनैलिटी है उसके हवाले से कि वो किसी को भी धमकी लगा देते हैं। देखें धमकी जो है वो आज की, अगर आप टाइम्स ऑफ इजराइल का अभी की जो लेटेस्ट जो स्टोरी है उसमें उन्होंने कल का हवाले से रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू के साथ उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और उसमें सदर ट्रंप ने उनके साथ बड़ा सख्त जो है वो बातचीत की है और इवन धमकी लगाई है कि अगर इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमले बंद ना किए तो ट्यूसडे को जो लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात होने थे, हम अमेरिका जो है वो यूनिलैटरली इसका जो है वो सीज फायर अनाउंस कर देगा। तो ये एक जो सदर ट्रंप की तरफ से इस तरह का बयान आना, इससे मतलब ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान जो ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हैं उसमें ऑलरेडी पसे पर्दा कुछ जो बातचीत और गुफ्तो शनीद हो रही थी, कुछ चीज़ों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इंक्लूडिंग ईरान के हवाले से। दूसरी जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से शाहजेब खानजादा साहब भी बात कर रहे थे कि जो एक ईरान को न्यूक्लियर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक डिटेरेंस के तौर के ऊपर मिली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, देखें उसकी अगर आप जो इंपॉर्टेंस और जियोग्राफी को देखें तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट ईरान के लिए बन गई है कि आप इसकी जो लोकेशन है उसमें आपको गारें भी मिलेंगी, केव्स भी मिलेंगे, इस तरह के कुछ गुंजान और जो खासतौर के ऊपर जो एक इस वजह से वहां पे जो टेरेन है उसको इजीली ईरान जो है वो चोक कर सकता है। तो इस बुनियाद के ऊपर ये जो खासतौर पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से आज अमरीकियों ने भी इसको माना है, जो ईरान की तरफ से एक इसकी जो रीज़न बताई गई है कि वो जो इसमें हमने जो माइंस
बिछाई थी वो उनको अभी क्लियर करना वो आसान नहीं है। तो ये इसको फर्दर जो मैं समझता हूँ ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं स्टेट होर्मुज़ के हवाले से अब मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहाँ शायद इन तमाम मामलात पर होते नजर आए हैं, उनसे मुताल्लिक़ कुछ खबरें सामने आती नजर आएंगी। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, फ़खर दुरानी साहब से बात हो रही है, खुसूसी नशियात जारी रहेगी। अभी वक्त है एक मुख्तसर ब्रेक का। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशात में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। तमाम नजरें इस्लामाबाद पर है और इस्लामाबाद में सब कुछ अहम होने वाली पेशरफ्त जियो न्यूज़ आपके सामने ला रहा है। और इस दौरान सीनियर सहाफ़ियों से, तज्ज़ियाकारों से, साबिक़ सफारतकारों से, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन से बात कर रहा है। अभी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब शामिल हो चुके हैं नशात में। मीर साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आपके शहर में ये तारीखी मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें हर लम्हा आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा अहम बात क्या है, चूँकि इस बात की अब तवक्को की जाए कि कुछ जो रस्मी तौर पर मुलाकातें और बातचीत है वो हो चुकी है, अब अगला मरहला मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने का ही होगा। जी जुनैद साहब, जो सबसे अहम काम है वो हो चुका है। और सबसे अहम काम ये था कि ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस इस्लामाबाद आ जाएं और फिर उनको आमने सामने जो है वो एक दूसरे के बिठा दिया जाए। तो ये सबसे अहम काम था जो पाकिस्तान ने कर दिया है। पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी थी वो तकरीबन अदा हो चुकी है। अब पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट कर रहा है। अब इन मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार जो है वो ईरान और अमेरिका की क़यादत पर है, ख़ास तौर पे अमेरिका की क़यादत पर है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हैं जो कि इन मुज़ाकरात में भी शामिल हैं, जो ईरान का ऑफिशियल डेलीगेशन है उसमें वो तीसरे चौथे नंबर पर उनका नाम है। तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है एक्स पर और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया है, पाकिस्तान ने एक बहुत अहम फरीज़ा सर अंजाम दे दिया है। लेकिन अब गेंद जो है वो अमेरिका की कोर्ट में है। अमेरिका जो है वो अगर चाहे तो इन मुज़ाकरात को कामयाब कर सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ जो अमेरिकी सहाफ़ी हैं उनके साथ भी बातचीत की, उनसे सेंस लेने की कोशिश की। बड़ी तादाद में अमेरिकी सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो वो सारे जो हैं उनका ये ख्याल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो असल नारा है वो ये है अमेरिका फ़र्स्ट। तो अगर अमेरिका फ़र्स्ट के नज़रिए को सामने रखकर बातचीत की जाए तो ये बातचीत कामयाब हो सकती है, ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं जी कि अगर हमने इजराइल के मुफाद को सामने रखा तो फिर शायद ये बात जो है ये आगे ना चले। और कुछ ऐसी ही बातें जो है वो ईरानियों की तरफ से भी आ रही हैं। तो मुझे ये लगता है इस वक्त के जो इस वक्त अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन है और ईरान की पब्लिक ओपिनियन है, पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन है और बाकी जो पूरी दुनिया में पब्लिक ओपिनियन है माइनस इजराइल, तो पूरी दुनिया की जो पब्लिक ओपिनियन है, रायामा है, वो इस हक में है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। और वो ये समझते हैं कि इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाना जो है वो अमेरिका के मुफाद में होगा और अमेरिका के इख्तियार में है कि वो इसको कामयाब बनाता है या नहीं बनाता। और ईरान जो है उसने तो सिर्फ अपना दफा किया, वो तो डिफेंसिव पोजीशन में है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि जो जेडी वैंस का इन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आना है ये बड़ा ही एक पॉजिटिव साइन है। और जेडी वैंस और बाकर कालीबाफ साहब जब आमने सामने बैठेंगे अपने अपने डेलीगेशंस के हमरा, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा। हामिद मीर साहब, कोई पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म के सदूर के सिफारतकारों के इंटरव्यूज़ किए हैं, उनसे वन ऑन वन बातचीत की है, वो आपने सबसे ज़्यादा ये अपनी सहाफ़ती करियर में ये जिम्मेदारियाँ अंजाम दी हैं? जो बात हो रही है, जिस तरह वफूद पाकिस्तान पहुँचे हैं, उनका इस्तकबाल किया गया, उसमें बातचीत, बेतकल्लुफ़ी का अंदाज़ और एक पुरएतमाद फ़ज़ा जो नज़र आई है, वो कितनी ज़्यादा अहम है दोनों मुल्कों के हवाले से? जो पाकिस्तान का अमेरिका से ताल्लुक़ है और ईरान से तो एक तारीख़ी ताल्लुक़ है, जो नज़र आ रहा है कि ईरान के अवाम के जज्बात आज क्या हैं, वहाँ पर किस तरह के गीत और नग़मे जारी किए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में दिखाए जा रहे हैं। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? और जो आपने इससे पहले बात कही कि पूरी दुनिया की जो राय आमा है वो इस हक़ में है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, राय आमा से बढ़कर जो तमाम दुनिया की अहम हुकूमतें हैं वो भी शायद यही चाहती हैं कि तनाज़ा ख़त्म हो और ईरान के साथ पुराने तौर पर दुनिया आगे बढ़े। ये अब आपने मुझे एक ट्रिकी सवाल कर दिया है। देखिए, मैं तो पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ
मैंने कहा कि इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन माइनस इजराइल। ठीक, तो इसमें मैंने अगर सिर्फ इजराइल का नाम शामिल किया तो मैंने इसमें इंडियन पब्लिक ओपिनियन को भी शामिल कर लिया है। इंडिया की पब्लिक ओपिनियन जो है वो मेरे ख्याल में ये इन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन मैंने उनकी गवर्नमेंट को शामिल नहीं किया। उसमें जो नरेंद्र मोदी है मैंने उनको शामिल नहीं किया। तो लेकिन क्योंकि इस वक्त हुकूमतें जो हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं कर रही, पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा मैटर कर रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात पे राज़ी हुए हैं, उन्होंने JD वैंस को इन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान भेजा है, तो ये एक दरअसल अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर है, उसकी कामयाबी है। देखें, ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर अमेरिका की सिविल सोसाइटी जो है, अमेरिका के सहाफ़ी, अमेरिका की इंटेलिजेंसिया, उनके कांग्रेसमैन, उनके सेनेटर्स अगर खुलकर इस जंग की मुखालफत ना करते और लाखों की तादाद में सड़कों पे ना आते तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन मुज़ाकरात पे राज़ी नहीं होना था। तो इसमें मैं तो ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को, उनके मीडिया को, उनकी इंटेलिजेंसिया को, और ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी के वो सेनेटर्स जो कि हुकूमत में होते हुए भी ट्रंप की इस ईरान वॉर की मुखालफत कर रहे थे जी। लेकिन अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि माजी में हमने देखा कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन ने वियतनाम वॉर की मुखालफत की, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन ने अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग की मुखालफत की, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन ने इराक में अमेरिका की जंग की मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद वो जंग जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई। ये जंग जो है इसमें जल्दी ख़त्म होने की वजह मुझे ये नज़र आ रही है कि अमेरिका के साथ यूरोप खड़ा नहीं हुआ, बाकी दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी नहीं हुई। पहले जो जंगें थी, ख़ास तौर पे जो अफगानिस्तान की जंग थी और जो इराक की जंग थी, उसमें तो यूरोप की पब्लिक ओपिनियन जो है वो और यूरोप की फ़ौज जो है मुख्तलिफ ममालिक की, वो अमेरिका के साथ थी, लेकिन इस दफ़ा नहीं है। तो इसमें हमें यूरोप को भी क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये सीज़ फायर का ऐलान किया 8 अप्रैल को, तो फ़ौरन ही नेतन्याहू ने लिबनान पर अटैक कर दिया। तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ये सीज़ फायर कायम ना रहे, वो सीज़ फायर को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप देखें कि एक दफ़ा फिर जो अमेरिका की जो पब्लिक ओपिनियन है, उनके बहुत से सहाफ़ी हैं, उनके जो साबका फ़ौजी जर्नैल हैं, रिटायर्ड फ़ौजी जर्नैल हैं, वो मैदान में आ गए और उन्होंने कहा जी कि ये अमेरिका जो है उसको इजराइल से डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए। तो मुझे लगता ये है कि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि JD वैंस का पाकिस्तान आना और बाकर कालीबाफ साहब के सामने बैठना, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इससे पहले जो अब्बास अराक्ची हैं, जो कि ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है, वो ओमान में और स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर चुके हैं जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ जी, हाँ, मुज़ाकरात कर सके हैं। लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और उन मुज़ाकरात के दौरान इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से धोखा हुआ। और इसी धोखे का जिक्र बार बार कालीबाफ भी कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में ईरानियन एम्बेसडर हैं वो भी बार बार इस धोखे का जिक्र कर रहे हैं। तो क्योंकि JD वैंस जो हैं वो इस जंग के मुखालिफ रहे हैं, उनका ताल्लुक कांग्रेस के साथ है, उनका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेक है, ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हो सकता है कि अगले इलेक्शन में वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाए। तो उनकी कामयाबी जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की कामयाबी बन सकती है। वो ये कह सकते हैं जनाब कि हमने JD वैंस के ज़रिए अमेरिका को इस जंग से निकाला है। तो इसलिए JD वैंस का बहुत बड़ा स्टेक है, वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो मुज़ाकरात हैं कामयाब हो जाएं। और अगर, लेकिन इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है जो मुझे लग रहा है कि जिस पे ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मामला फंस सकता है, वो लिबनान की सूरत हाल है। बाकी मामलात पर मुझे लगता है कि ईरान जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, आबनाए हुरमुज़ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, और यूरेनियम की जो एनरिचमेंट का मामला है उस पर भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है। लेकिन लिबनान के मामले पे वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगा। जो मंगल को, आने वाले ट्यूसडे को जो अमेरिका में मुज़ाकरात होने वाले हैं लिबनान के और इजराइल के, लिबनान की जो हुकूमत है उसका अगर आप स्ट्रक्चर समझें तो उसमें मोरोनाइट क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, उसमें सुन्नी मुसलमान भी शामिल हैं, उसमें शिया मुसलमान भी शामिल हैं और द्रूज़ भी उसमें शामिल हैं। और इस वक्त जो लिबनान की हुकूमत है उसमें हिजबुल्लाह के पास 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं। लेकिन
इजराइल ये कह रहा है कि इन मुज़ाकरात में हम हिजबुल्लाह को नहीं बैठने देंगे। तो इसलिए जो अमेरिका में भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इजराइल और लेबनान के दरमियान, उसमें हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हो रही हैं उसमें ईरानी हुकूमत का ये मौक़िफ़ होगा कि हिजबुल्लाह को इन पीस टॉक्स का हिस्सा बनाया जाए, या लेबनान में आप सीज़ फायर करें, और सीज़ फायर जो है वो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ होना चाहिए। और इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि हमास के ख़िलाफ़ भी आप सीज़ फायर करें। गज़ा में सीज़ फायर के बावजूद जो इजराइल की तरफ से एक कत्लेआम का सिलसिला जारी है उसको भी बंद किया जाए। तो इस पे जो जेडी वैंस हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ये पूरी कोशिश करेंगे, वो ईरानियों को एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे, वो उनको यकीन दिलाएंगे कि वो वापस जाके सदर ट्रंप को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि ये जो इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात का सिलसिला ये कुछ लंबा हो जाए, लेकिन मुझे लगता ये है कि इसमें से कुछ ना कुछ एक इंटरनेशनल पीस ट्रीटी के हवाले से कोई एक बड़ी खुशखबरी ज़रूर सामने आएगी। जी बीर साहब, ये आपने जो आखिरी बात की है कि कब तक ये मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं, मुश्किल हो सकता है, कबल अज़ वक्त हो गए कहना, लेकिन आपने भी इस मुतालिक इस बात की अहमियत का इजहार किया है। तो क्या तवक्को की जा सकती है, क्या टाइम फ्रेम पहले से कोई आपके ख्याल में तय किया गया होगा कि इस दौरान ही बातचीत करनी है और फिर आगे बढ़ जाना है? इससे माजी में जो बड़े मुज़ाकरात होते रहे हैं, कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ तजज़ियाकारों ने तारीख़ के औराक में से भी मालूमात निकाल कर आज के वाक़यात के हवाले से तहरीर की है, शाया की है, मालूमात इससे मुतालिक शेयर किया कि ताशकंद में किस तरह मुज़ाकरात हुए थे पाकिस्तान और भारत के लिए, तो वो काफ़ी वक्त तक जारी रहे थे। लेकिन अब तो ये जदीद दौर में हो रहे हैं, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होती है, यहाँ से पैगाम फ़ौरन अमेरिका पहुँच सकता है और बहुत किस्म की पेशरफ्त हो सकती है। तो इसलिए शायद ये जल्द से जल्द इनको मुकम्मल किया जाए मुज़ाकरात को, आपको लगता है? नहीं, देखिए ये हम कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, ठीक। जो आपने तो बहुत पुरानी बात कर दी ना, 60s में हुआ था ताशकंद का मुआहदा, उसके बाद भी बहुत से मुआहदे हुए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो उसने किसी इंटरनेशनल पीस इनिशिएटिव में हिस्सा लिया है, ये पहली दफ़ा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले 1988 में जो जिनेवा अकॉर्ड हुआ था उसका गारंटर था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फॉर्मर सोवियत यूनियन, और उस अकॉर्ड के ज़रिए अफगानिस्तान से जो रूस की फ़ौज है वो निकली थी। फिर पाकिस्तान 1992 में पेशावर अकॉर्ड हुआ था, उसमें यूनाइटेड नेशंस जो है वो पाकिस्तान को लेके आई थी, और उसके तहत इस अफगानिस्तान में एक सीज़ फायर हुआ था तमाम अफगान फैक्शंस के दरमियान। फिर जनाब रिसेंट पास्ट में 2020 में दोहा में पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान एक पीस अकॉर्ड करवाया था, दोहा अकॉर्ड। अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि दोहा अकॉर्ड में पाकिस्तान को काफ़ी दिन लगे थे, वो सिर्फ एक मीटिंग में दोहा अकॉर्ड नहीं हुआ था, उससे पहले कई मीटिंग्स होती रही। आखिर में फिर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान अकॉर्ड हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस अकॉर्ड पर अमल दरामद नहीं हुआ, और आज हमें पाकिस्तान को इसके ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल पीस अकॉर्ड्स होते हैं, ये इस तरह एक दिन की सिटिंग में, 2 दिन की सिटिंग में पीस अकॉर्ड कभी भी नहीं होता। मुझे लगता है कि ये अभी मामला चलेगा जी, और इसमें यह भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी तस्वीर ही नजर ना आएगी जिसमें बाकर कालीबाफ और जेडी वैंस आमने सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तस्वीर अमेरिका के तो फायदे में होगी, ईरान के फायदे में नहीं होगी। क्योंकि ईरान के जो जर्नलिस्ट हैं जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले मिले, उन्होंने कहा जी कि हमारी पब्लिक ओपिनियन तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने जो ये कोशिश की है इस पे हमें आपके खलूस पे कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल भी अमेरिकन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, हमारे साथ 2 दफा धोखा हो चुका है। तो इसको आपको ज़हन में रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने तो अपना काम कर दिया है, इतने ट्रस्ट डेफिसिट के बावजूद ईरान को और अमेरिका को एक दूसरे के सामने बिठा दिया है। अब हमें सब्र से काम लेना है, इंतजार करना है, और ये नहीं होना चाहिए कि रात 8-9 बजे तक कोई खबर नहीं आ रही तो हम कहें हो देखो जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बिल्कुल भी मुज़ाकरात इस तरह नाकाम नहीं होते। ये अगर आज की सिटिंग में या कल की सिटिंग में कोई नतीजा नहीं निकलता तो यकीनन इसमें यह तय हो जाएगा कि एक और सिटिंग होगी, फिर एक और सिटिंग होगी, फिर ड्राफ्ट बनेंगे। जो ईरानियन डेलीगेशन है उसमें और अमेरिकन डेलीगेशन में बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स भी उनमें शामिल हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को समझते हैं
और इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में ट्रीटीज बनाने के माहिर हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं और बस हमें उम्मीद रखनी चाहिए और लेकिन सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा भी करना चाहिए। और इसमें जो इजराइल की तरफ से कोशिश की जा रही है इसको नाकाम बनाने की, जैसा ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ इजरायली जर्नलिस्ट जो है उन्होंने शिकवा शिकायत किया सोशल मीडिया पे कि हम पीस टॉक्स को कवर करने के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे, पाकिस्तान को हमने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन पाकिस्तान ने हमें इजाज़त नहीं दी। अब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और इजराइल के आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, और अगर कोई यरूशलेम पोस्ट का या टाइम्स ऑफ इजराइल का जर्नलिस्ट जो है वो अगर दुबई से या किसी और जगह से जहाज़ पे बैठ के पाकिस्तान पहुंच जाए और इधर पहुंच जाए कन्वेंशन सेंटर में जो एक फैसिलिटेशन सेंटर है या सरीना होटल में पहुंच जाए जहां मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो लोग बहुत से सवाल करेंगे भाई ये इजराइल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खुद ईरानी कहेंगे ये इजरायली क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है, साजिशें करने की कोशिश की जा रही है। हमें सब्र और तहम्मुल के साथ इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब शामिल थे इस नशात में, तफसीली उन्होंने अपना तजिया आपके सामने रखा है और किस तरह से आगे तब जा सकती है इन मुज़ाकरात के हवाले से उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है। नशात जारी रहेगी, अभी वक्त है एक ब्रेक का।